एक तो मैं पहले प्रतिवाद दर्ज करता हूं आपकी बात पर कि हम मोदी जी के क्षेत्र से नहीं हैं। मोदी जी हमारे क्षेत्र में आकर के जबरदस्ती घुसपैठ करके यहाँ से सांसद अपने आप को उन्होंने चुनवा लिया, केन प्रकार ने चुनवा लिया। इस बार तो बनारस की जनता उन्हें नहीं चुनी थी। खैर, ये पिछला सप्ताह अगर हम देखें तो पिछले सप्ताह को हम घमासान सप्ताह के रूप में देख सकते हैं, दुनिया के पैमाने से लेकर के और अपने देश तक। दुनिया के पैमाने पर हम पहले आ जाएं। अभी अपने सोनी जी ने जिक्र किया ब्रिक्स सम्मेलन का। ब्रिक्स सम्मेलन से हमारे यहाँ गोदी मीडिया बहुत हुंकारे मार रहा है, ये तोप मार दिए, ये तीर मार दिए, और जो अब तक नहीं हो पाया ड्रैगन को एकदम घुटनों पे ला दिए, उनको टिका दिए। लेकिन सच बात है कि अगर ड्रैगन को इन्होंने टिका दिया, ये इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि इस ब्रिक्स सम्मेलन से किसको क्या मिला, भारत को क्या मिला। भारत को ये मिला कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो सदन में खड़ा होकर के बोल रहे थे, हम लोग बार बार कहते रहे कि आदमी झूठ बोलता है, सदन में भी झूठ बोलता है, उसको उन्होंने वहां साबित कर दिया चीन में जाकर के। जब उन्होंने ये घोषणा किया कि वो समझौता हो गया है कि 4.5 साल पहले जो जहां आ गया था, जिसके जहां कब्जे में है, वो वहां पर अपना स्थिर रहेगा। तो यही बात तो हम लोग कह रहे थे कि 4.5 साल पहले से चीन आपके यहाँ घुसपैठ कर रहा है, आपके सैनिकों को मार रहा है, आपके यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है, इस पर हस्तक्षेप करो। तो आप सदन में भी खड़ा होकर के आपने कहा कि कहीं से कोई नहीं आया है, हमारे यहाँ कोई नहीं आया है, अपना कोई कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन आपने यहाँ स्वीकार किया, यहाँ स्वीकार किया तो वह भी आधे अधूरे तरीके से स्वीकार किया, पर्दे के अंदर रख करके स्वीकार किया। कोई भी सम्मेलन होता है, कोई भी बातचीत होती है, कोई भी द्विपक्षीय वार्ता होती है, बहुपक्षीय वार्ता होती है, तो उसका डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। ये हमारे देश की जनता को जानने का हक है कि आपने चीन के राष्ट्रपति के साथ कौन सी संधि किया, जिस संधि को प्रेस रिलीज प्रेस वाले कह रहे हैं, तो प्रेस वालों के तो कहने से काम चलेगा नहीं। सवाल है कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, किस बारे में, किस पर आपकी सहमति बनी है, कितना समझौता हुआ है, उसका एक श्वेत पत्र आना चाहिए। और अगर यह सरकार नहीं ला रही है तो यह काम अपोजिशन का भी है, यह काम हमारा भी है। हम तो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से मांग रहे हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट दीजिए। हाँ, एक चीज और रहा, ब्रिक्स सम्मेलन से अगर मिला है किसी को तो वो रूस को मिला है। रूस के ऊपर जो कि प्रतिबंध लगा दिया था, अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिया था, और रूस ने एक समानांतर इकोनॉमी ला करके खड़ा कर दिया, और उसमें पुष्टि करा दी है ब्रिक्स सम्मेलन से। जिस तरीके से नॉन अलाइंड मूवमेंट से ताकत मिलता था भारत को, उसी तरीके से ब्रिक्स से सोवियत ये रूस के पुतिन ने उससे ताकत लिया है, और उन्होंने बता दिया है कि दुनिया का 3/4 भाग हमारे पास है, हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी इकोनॉमी है, और हम समानांतर आर्थिक व्यवस्था भी, समानांतर मुद्रा भी हम चला सकते हैं। और पिछले दिनों जब उनके ऊपर सैंक्शन लग गया था तो उसने यह करके दिखा दिया कि अपना पेट्रोल प्रोडक्ट उन्होंने, भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। अब भारत की जनता को उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, लेकिन जो भी जैसे हो, तो उस चीजों को उन्होंने दिखा दिया कि हम डॉलर को मानते ही नहीं है, और रुपए से या रूबल्स में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो आज की तारीख में अमेरिका घबरा गया है कि कहीं ये वर्ल्ड ये समानांतर इकोनॉमी और अगर मुद्रा अगर इन लोगों की चल निकली तो निश्चित रूप से डॉलर की साख गिर जाएगी, डॉलर को कोई नहीं पूछेगा। और आज की तारीख में अमेरिका बूढ़ा शेर बन के कंगन लेकर के अपने गुफा के सामने बैठा हुआ है, और ये तरह तरह के शिकार आने का इंतजार करता रहता है। तो ब्रिक्स सम्मेलन से अगर किसी को मिला है तो वो रूस को मिला है। पुतिन ने अपने आप को मजबूत किया है, और ये पुतिन की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से अरेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर कहीं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, अगर कोई एक न्यूक्लियस बन जाता है तो ये अपने आप में ताकतवर न्यूक्लियस होगा। लेकिन भारत को भी चीन से एलर्जी, ये पाकिस्तान से एलर्जी है, ये भारत के अपने संबंध बांग्लादेश से भी नहीं ठीक है, लंका से भी नहीं ठीक है, सब तो छोड़िए नेपाल से नहीं ठीक है। तो अगर हम अपने
सारे पड़ोसियों से इकट्ठा होकर के अपना मेल जोल करके अगर हम कर लें तो हमको भी ब्रिक्स से उम्मीदें हैं, ब्रिक्स से हमको भी ताकत मिल सकती है। अब हम आते हैं अपने देश के घमासान पर। हमारे देश में घमासान आज की तारीख में तो चुनाव हो रहे हैं, 48 विधानसभा और 2 राज्यों का चुनाव हो रहा है, 2 लोकसभा का चुनाव है। तो इसमें जो पहले उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के निकलेगा, और निकलता भी, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें बार बार घात लग रहा है, बार बार इस पर चोट पड़ रही है। अब उस चोट के पीछे कौन क्या है, कैसे है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो बड़े भाई की होती है, बड़े दल की होती है, जो अपने आप को बड़ा समझ रहा हो उसकी होती है। बड़ा उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी के ऊपर लोगों ने जिम्मेदारी दिया है, और समाजवादी पार्टी अपने आप में उस भूमिका का निर्वहन भी कर रही है। उसने पूरा का पूरा हरियाणा चुनाव उसने छोड़ दिया, जो कि हरियाणा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी लड़ी होती अहिरवार क्षेत्र में तो आज स्थिति दूसरी हुई होती, या अगर इंडिया गठबंधन के नाम पर लड़ा गया होता तो वहां स्थिति दूसरी होती। लेकिन खैर अब वो तो उनका अपना है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां इनकी कोई कुछ नहीं था, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने इनको इतनी सीटें दे दी, और अंत में स्थिति यह हुआ उनका कि इनको अपनी सीटें भी दीजिए, इनको अपना कैंडिडेट भी दीजिए, अपने तरफ से अपनी पार्टी से निकाल करके इनको कैंडिडेट भी दीजिए, और उनको जिताने की आप गारंटी भी दीजिए। तो भैया ये कहां से क्या चलता है। तो इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि भाई देखो, त्याग का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसका कोई आकलन नहीं हो पाता है, अब हम त्याग नहीं करेंगे, और खास करके महाराष्ट्र में हमको लड़ना ही लड़ना है, कम से कम 5 सीट हम लड़ेंगे, और 2 तो हमारे ऑलरेडी विधायक हैं, और जिन सीटों पर हम लोगों ने वहां पर दावा किया है उस पर पूरे देश के सारे राजनीतिक दलों से ज्यादा परेशान मुस्लिम संगठन है। उनका ये कहना है कि ये हमारे नीचे से हमारा आधार ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हम जो भी हमारा दावा है वह दावा इंडिया गठबंधन और देश को मजबूत करने वाला है, राजनीति को मजबूत करने वाला। उसके बाद भी आप लटकाते चले जा रहे हो। कल अंतिम दिन है 29 तारीख, और अब तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा, अभी तक आपने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी हम दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी हम ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी हम ले रहे हैं, और हम ये 85 सीटों पर सब लोग समानांतर बराबर रूप से लड़ेंगे। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 85 सीट पर लड़ेंगे कि 100 सीट पर लड़ेंगे, ये माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर मजबूत है, किस सीट पर किस पार्टी का कौन सा नेता मजबूत है, हमारा कौन सा साथी, कौन सी पार्टी जीत सकता है कहां पर, उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए, उसके ऊपर निर्धारण होना चाहिए। खाली ईगो बना करके कि हम तो 100 सीट पर लड़ेंगे क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है और इनको तो हम 1 सीट दे देंगे किसी तरीके से। अब पता चला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को शरद पवार अपने हिस्से से 1 सीट दे रहे हैं, वह भी वो सीट दे रहे हैं जो भाई एक कम्युनिस्ट पार्टियां हर जगह मजबूत नहीं है, हर विधानसभा मजबूत नहीं है। जहां वो मजबूत है, जहां वो कुछ कर सकते हैं, जहां आकलन है उनका कि नहीं हमारा बेहतर परफॉर्मेंस, वो आप उनको नहीं देंगे। तो खाली गिनाने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। और उसमें समाजवादी पार्टी ने वहां पर भी स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया है कि आप 5 सीट हमको दे रहे हैं तो दे रहे हैं, और नहीं तो हम 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। हर पार्टी चाहती है कि हमारा विस्तार हो, हमारा विकास हो, हमारा जनाधार बढ़े। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चाहेगी कि आज की तारीख में वो सदन में तीसरे नंबर की पार्टी है, तो वो प्रदेश से ऊपर हट करके उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो सके। तो उसको जहां जहां संभावना है वहां प्रयास करिए। आपने मध्य प्रदेश में उसको झटका दे दिया, आपने हरियाणा में उसको झटका दे दिया, आपने राजस्थान में उसको झटका दे दिया। और राजस्थान की क्या स्थिति है, 7 वहां उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, और वहां आपने किसी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ा। पिछले चुनाव में भी विधानसभा में जो आपका सहयोगी था, 5 साल आपकी सरकार चलाया सीपीएम के विधायक, उसके लिए भी आपने जगह नहीं छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं से जाती है, और यही स्थिति झारखंड में भी हो रही है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से अखाड़े में कूद रहा है, वह तो अब तो कहना पड़ेगा कि पता नहीं वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा इक्वेशन बन गया। अच्छा, क्योंकि बिहार ऐसा प्रांत है कि वहां कुछ भी इक्वेशन, कुछ भी समीकरण बन सकता है। आज वहां पर एनडीए की भी बैठक हो रही है, और अपने नीतीश जी भी अपने सारे लोगों को बुला लिए हैं। और आज एक घटना हुई है कि उस बैठक के बाहर एक आदमी
मुख्यमंत्री का पुतला जला रहा था, पुतला जलाया। अब न्यूज फ्लैश हो रही है कि ये मुख्यमंत्री आवास में आग लग गई, मुख्यमंत्री आवास में आग लग गई। तो इस तरीके का शगुफा, और इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है इस सरकार का, इस सत्ता का। इसका मतलब है कि देश अराजकता की भेंट चढ़ गया है। अराजकता फैलाने वाले काम अपने एक गिरिराज जी लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। आपकी ही सरकार है, अपनी ही सरकार में आप कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें आप किस तरीके के नारे दे रहे हैं? आपको नहीं पता है कि ये किस तरीके का नारा दिया जाना चाहिए? और मुख्यमंत्री बार बार घोषणा करने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। तो यह सब मिला जुला खेल चल रहा है। ये घमासान भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। लेकिन उसके साथ सवाल ये उठता है कि संगठन, चुनाव तो संगठन लड़ता है, चुनाव तो विचार की लड़ती है। वह वैचार की, वह संगठन किसके पास है? सच बातें हैं कि वह संगठन किसी के पास नहीं है, वो वैचार की किसी के पास नहीं है, जिसके चलते ये सारे के सारे लोग खाली टाइम पास करने के लिए गलचौरा करते हैं, अपना गाल बजाते रहते हैं। और उस गाल बजाने में अब जनता है, तो जनता तो बौखलाई हुई है, जनता रोष में है, जनता बदलना चाहती है। और इसके बदलाव के लिए वो किसको चुने? कह पर करो सिंगार पिया मोर आंधर, किस पर वो भरोसा करे कि नहीं ये आदमी आ ही जाएगा। आज की तारीख में तो जैसे जनता दल की जो स्थिति थी ये नीतीश जी की, उसी स्थिति में आज की तारीख में तो वो कहीं न कहीं से राष्ट्रीय जनता दल भी दिखाई पड़ रहा है। आज कुछ नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी की पूरी पार्टी या उसके जो लोग जीत के आ रहे हैं उनका क्या रुख हो रहा। आने वाले में सत्ता का विकल्प बनेंगे, सत्ता के साथ जाकर के विकल्प बन जाएंगे या सत्ता के बाहर रह करके विकल्प बन जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो वैचार की, जो लड़ना चाहती, वाकई जो सिद्धांतों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर विकल्प देना चाहती है, उनको सब के सब लोग मिल करके हाशिए पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और वही स्थिति हुई है झारखंड में। झारखंड में माले के तो 2 विधायक ऑलरेडी हैं। और झारखंड में वामपंथी आंदोलन मजबूत है, सीपीआई भी मजबूत है, सीपीएम भी मजबूत है, माले भी मजबूत है। तो अभी तक तो आप कह रहे हैं कि हम माले को 4 सीट देंगे, लेकिन वह भी कल नामांकन अंतिम दिन होने के बाद आप उनको देंगे। तो ये स्थितियां, ये परिस्थितियां, लेकिन ये तब होता है जब विचार साफ हो, दिल साफ हो, दिमाग साफ हो। हम करना कुछ चाह रहे हैं, कहना कुछ चाह रहे हैं और आपका कुछ हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये हमारे ये घमासान का सत्ता है। और इसी बीच अभी चूंकि आप बनारस का जिक्र कर देते हैं, अब बनारस में कहें कि बनारस में सबसे दीपावली तो पूरे देश का त्योहार है और हम ये पूरे देश को बधाई देते हैं दिवाली की एडवांस में। लेकिन हमारे यहाँ दीपावली से बड़ा त्योहार एक होता है देव दीपावली। देव दीपावली है कि पूरे कार्तिक मास में आकाश दीप का हमारे यहाँ प्रचलन है कि हम वो झकोली में बांध करके दीप ऊपर जलाते हैं और वो हम अपने पितरों के लिए जलाते हैं। इस बार उस पितरों के दीप का भी सौदा किया जा रहा है, पूंजी हावी हो गई है, उसकी खरीदारी हो गई है, बाकायदे वो उसका रेट निकल गया है 11,000, 21,000, 55,000 आप दीजिए और आपके पितरों के नाम पर वहां पंडित जी लोग विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर आपका दिया जलाएंगे। अब आम आदमी दिया भी जलाने के लिए वो हकदार नहीं रह गया है। एक जमाना हुआ करता था कि देव दीपावली लोक पर्व था। बनारस के सारे बनारसी झोलों में दिया भर के, तेल लेकर के, घी लेकर के, बाती लेकर के वहां पहुंचते थे। दोपहर से ही अपना सुबह से ही घाट हम लोग छेक लेते थे और वहां अपने तरीके से सब लोग अपना लग के सजावट करते थे। अब पूरा घाट हम लोग जगमगा देते थे और आज की तारीख में उसका बाकायदे बजट बनता है, उसका बाकायदे बिल बनता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो तो अलग ही बात है। एक चर्चा हम और कर दें इसी बीच कि अयोध्या में भी देव दीपावली मनाई जा रही है, वहां पर व्यवस्था है और इस बार गिनीज बुक में उसका रिकॉर्ड दर्ज कराने की वहाँ कोशिश हो रही है कि वहाँ पर 1.25 लाख दीपक की कितने दीपक वहाँ जलाए जाएंगे और उसके लिए बाकायदे टेंडर हुआ है, बाकायदे लोग। पिछली बार का दृश्य हम लोगों ने देखा कि दिवाली पर जो उसका तेल रहता है दिए से, उस तेल को कलेक्ट करने के लिए बच्चे अपने सब्जी के लिए, अपने घर के लिए, गरीब लोग इस तरीके से उस तेल को इकट्ठा कर रहे थे और
वही स्थिति इस बार भी हो रहा है। अब इस बार कितने का बजट बन रहा है, क्या बजट बन रहा है और इनका कौन सा रिकॉर्ड बन रहा है। खैर कुल जोड़ता करके हम अपनी तरफ से अपने बहुजन संवाद की ओर से देश को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और हमको ऐसा लग रहा है कि कल तो अंतिम दिन है चुनाव का, एक घमासान का एक अध्याय का समापन कल हो जाएगा और बेहतर रिजल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। हैं रूस से लौट कर आए हैं सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन से प्रधानमंत्री जी, और दावा किया जा रहा है कि चीन को लेकर दोनों देशों में बड़ी वार्ता हुई है, समझौता हुआ है, लेकिन क्या समझौता हुआ है उसकी जानकारी हमारे अन्य वक्ताओं ने भी बताई है। डॉक्टर सुनीलम जी से जानेंगे क्या स्थिति है। क्या बातचीत हुई इसके बारे में तो प्रधानमंत्री कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बातचीत केवल एक जगह नहीं हुई है, कई जगहों पर हुई है। तमाम सारे दावे उन्होंने उसको लेकर के किए। तो देश को ये जानने का अधिकार है, पार्लियामेंट को भी जानने का अधिकार है, तो उन्हें जानकारी तो देनी चाहिए। और चीन के साथ में जो एक किस्म का अनौपचारिक तौर पर समझौता हुआ है, तो ये भी बताना चाहिए कि देश की जो जमीन, अरुणाचल की, लद्दाख की जो जमीन कब्जे में है चीन के, क्या भारत सरकार ने उसके ऊपर अपना दावा छोड़ दिया है? क्योंकि ये दावा तो भारत की पार्लियामेंट करती रही है। भारत की पार्लियामेंट का ये प्रस्ताव है, ऑल पार्टी रिजोल्यूशन है कि हम उस जमीन को मुक्त कराएंगे, वो हमारी जमीन है। होता ये है कि लगातार चीन आगे बढ़ता चला जाता है और जहां पर पहुंच जाता है उसी को हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल मान करके जो जमीन उसके कब्जे में लगातार जाती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी ब्रिक्स जो है वो एक नई डायनेमिक्स को लेकर के आया है। पूरी दुनिया के अंदर जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था उसको एक किस्म की चुनौती रूस और चीन भारत के साथ में मिलकर के देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिक्स जो है वो यूक्रेन को लेकर के और पैलेस्टाइन तक क्या बोल रहा है। पैलेस्टाइन के अंदर आपको मालूम है कि पूरे के पूरी दुनिया एक तरीके से मौन है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है उसने वो कुछ नहीं किया इजराइल की मदद के लिए, ये ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि अगर मुझे राष्ट्रपति बनाया जाता है तो मैं जो है इसका तत्काल सॉल्यूशन कर दूंगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी किसी भी हद में फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं है। वो सीधे सीधे कोई भी वहां पर राष्ट्रपति बने, लेकिन अमेरिका साथ देने वाला है इसराइल का पूरे देश के अंदर। इस समय अभी 3 तारीख को भी एक बहुत बड़ा जलसा लखनऊ में होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फिलिस्तीन को लेकर के बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी नेपाल के अंदर जो है, आप सोचिए कि नेपाल जैसा एक छोटा सा देश है, लेकिन वहां पर पूरी सिविल सोसाइटी और मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के पैलेस्टाइन के समर्थन में वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और केवल काठमांडू में नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर भी वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो देश की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और सिविल सोसाइटी है, जिस तरीके से उन्हें पक्ष में आना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। पैलेस्टाइन के अंदर जो 2 लाख लोगों का नरसंहार हुई है, हत्या हुई है, और जो भी फोटोग्राफ आते हैं आप देखते हैं कि कोई स्कूल फंक्शनिंग नहीं है, कोई अस्पताल फंक्शनिंग नहीं है, कहीं पर पूरे पीने के पानी की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है। तो पूरी दुनिया के सामने 23 लाख लोगों को मारने का पूरा इंतजाम है। मतलब फिजिकली तो 2 लाख मारे चुके हैं। और इसके अलावा आपने अभी जो देखा कि जो हमला हुआ है, वो जो ईरान के ऊपर हमला किया है, पहले एक बार रिटेलिएट कर चुका है ईरान, और अब फिर से तगड़े तरीके से वो रिटेलिएट करने वाला है। ये भी बात हम लोग जानते हैं। तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक तरफ तो यूक्रेन के अंदर पूरा यूरोप खड़ा हो जाता है, अमेरिका खड़ा हो जाता है रूस के खिलाफ में यूक्रेन के पक्ष में।
लेकिन जब फिलिस्तीन का मामला आता है तो इवन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मतलब जो 54 देश है मुसलमानों के, जिसे कहा जाता है इस्लाम का वहां पे इस्लामिक शासन है, लेकिन वो देश भी जो है वो घुटने टेके हुए हैं अमेरिका के आगे। तो ये जो लड़ाई है वो साम्राज्यवाद के खिलाफ में चल रही है, ये फिलिस्तीन की मुक्ति की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा तेज करने की जरूरत है। बस मैं और बात करूंगा, अभी आपने पप्पू यादव का आपने देखा, पप्पू यादव को लॉरेंस जो है विश्व